नमस्कार। हमारे वृत्त साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आज हम संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर अरविंद शर्मा जी से आपका परिचय करवा रहे हैं। आप दूरदर्शन के प्रसारण गृह में पहली बार आए हैं। आपने भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में संस्कृत अध्ययन, अध्यापन, शोध इत्यादि कई गतिविधियां आयोजित की हैं, कई विश्व सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। मुख्य बात जो इनके बारे में कही जाए कि आम लोगों का जो चरम काम्य है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नौकरी पा जाएं या उस सेवा को करने का अवसर प्राप्त कर लें। आपने गुजरात में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की सेवाएं कुछ समय देने के उपरांत वहाँ से त्यागपत्र देकर संस्कृत शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन का कार्य चुना। आइए इन सब के बारे में इन्हीं से विस्तार से जानते हैं। नमस्कार अरविंद जी। नमस्ते। आप हमारे इस प्रसारण गृह में आए, आपका विशेष स्वागत, विशेष अभिवादन, विशेष अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के उपरांत शिक्षण में आए, इसका क्या कारण है? बहुत छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ। ये सच पूछा जाए तो मेरी मूल रुचि पठन पाठन के क्षेत्र में थी, प्रशासन में इतनी नहीं थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे प्रशासन में रुचि ही नहीं थी जी। हाँ, किंतु मेरी अधिक रुचि पठन पाठन में थी। तो मैंने सोचा कि पहले अगर मैं प्रशासन सेवा में आ गया तो कुछ वर्षों प्रशासन का अनुभव प्राप्त कर फिर मैं पठन पाठन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत लेकर नहीं गया शुरू में अध्ययन के क्षेत्र में। पहले तो मैं गया इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने। तो अर्थशास्त्र में पदवी प्राप्ति के लिए जब मैं प्रयत्न कर रहा था तो उसमें मेरी रुचि आर्थिक विकास में आर्थिक इतर तत्वों का क्या महत्व है, इस प्रश्न में बड़ी रुचि हुई। जैसे इसे कुछ अगर आप इसका अगर कुछ खुलासा करें कि आर्थिकेतर क्षेत्र और उनसे क्या आशय रहा? जैसे कि जिसे हम लोग अर्थशास्त्रीय कारण या हेतु कहते हैं, उसके स्थान पर धार्मिक या विचार पद्धतिक या आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और सोशियोलॉजिकल, समाजशास्त्रीय, क्या इन तत्वों से आर्थिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है? देखिए, जर्मन भाषा में एक कहावत है कि रसोई में खाना होगा, इसका निर्णय रसोई में नहीं होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में कुछ विकास होगा, इसका निर्णय क्या उस क्षेत्र के बाहर भी होता है? इसमें मेरी विशेष जिज्ञासा हुई। तो उसके अंतर्गत मुझे धर्मशास्त्र में बड़ी रुचि हुई, मेरी बढ़ी, और मैं अपना शोध ग्रंथ उस विषय पर लिखना चाहता था। लेकिन हमारे जो विभाग के अधिकारी थे, उनको ये बात रास नहीं आई। वो चाहते थे कि मैं किसी मेरे दृष्टिकोण से घिसे पटे विषय पर लिखकर जो है अपनी पदवी संभालूं और फिर जा कर के कहीं काम करूं। तो जब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैंने सब परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थी और उसके बाद प्रश्न ये था कि अब मैं ग्रंथ किस पर लिखूं, शोध ग्रंथ।
तो मैंने तब विचार किया कि मैं धर्म के क्षेत्र में भी कोई पदवी प्राप्त कर लूँ। संस्कृत या हिंदी में तो कहेंगे तुलनात्मक धर्म मीमांसा, उर्दू में कहेंगे तकाबुल अदियान, अंग्रेजी में कहेंगे कंपैरेटिव रिलीजन, और कुछ यूरोपीय भाषाओं में कहेंगे रिलीजियन्स विसेंशाफ्ट। तो इसमें मैंने काम करने का निश्चय किया और उसमें मैंने फिर हिंदू धर्म में भी अधिक अध्ययन किया। उस अध्ययन के नाते मुझे फिर संस्कृत में प्रयास करना पड़ा। कुछ से बहुत कुछ तक आप पहुँचे और बहुत ग्रंथों का आपने प्रणयन भी किया, सृजन किया। तो आपकी शिक्षा दीक्षा ये सब कैसे और कहाँ से आरंभ हुई? लखनऊ में एक तालुकेदार कॉल्विन कॉलेज हुआ करता था। वो पहली शैक्षणिक संस्था है जो मुझे याद है जहाँ मैं था। तब 9-10 साल का रहा होगा। उसके बाद हम दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में हमारा प्रवेश हुआ। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद मैं रीवा चला गया। रीवा में मैंने इंटरमीडिएट किया। रीवा के बाद हम इलाहाबाद चले गए, वहाँ मैंने बीए किया। उसके बाद मैंने आईएएस में प्रवेश कर लिया। 6 साल बिता कर फिर मैं अमेरिका सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी में चला गया, अर्थशास्त्र में उच्च पदवी प्राप्त करने के। संस्कृत का प्रवेश आपके जीवन में कब हुआ? तो स्कूल से ही हो गया था। हायर सेकेंडरी में मेरा विषय था, मेरा विषय रहा है। आपकी बहन सुधा दर्जी ने आपके बचपन के बारे में हमें बहुत रोचक संस्मरण सुनाए और जीवन यात्रा को व्याख्यायित किया। आइए देखते हैं उसका ये महत्वपूर्ण अंश। जब हम लोग स्कूल जाते थे, हम और हमारी बहन, हमसे छोटी हैं वो, तो ये रोज़ सुबह रोना धोना करते थे कि हम भी स्कूल जाएंगे। 2 साल के करीब, 2 साल के थे ये शायद। तो ये रोज़ सुबह शोर करें हमें स्कूल जाना है। तो हम लोग, मम्मी ने फिर इंतज़ाम किया इनको स्कूल भेजने का हमारे साथ। रोज़ हम लोग स्कूल जाते थे। ये रिक्शे में बीच में बैठते थे हम दोनों के। एक थैला जाता था साथ में, उसमें इनके कपड़े जाते थे। ये छोटे थे तो इनके कपड़े साथ जाते थे कि गीले कपड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होएगा। बहुत साल ये चला इनका, जब तक हम लोग वहाँ थे बनारस में। और वो स्कूल था राजघाट स्कूल, गंगा के किनारे, बिल्कुल गंगा के तट पे किनारे पे। और उस गंगा पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल बना था, ब्रिज बना था, स्टील का ब्रिज, बहुत बड़ा स्टील का ब्रिज बना था, बहुत ही देखने में सुंदर। ये स्कूल इसलिए जाते थे, 2 चीज़ थी। बहुत बाद में हमने अपनी मम्मी से एक बार पूछा कि ये इतना छोटा था, स्कूल जाता था, आप जाने देती थी? स्कूल वालों ने रख लिया इनको? कहती है वो स्कूल इसलिए जाता था कि तुम लोगों के पास टिफ़िन बॉक्स जाता था, तो टिफ़िन बॉक्स की ये रखवाली करते थे रिक्शा में पूरी तरह, कि ये लोग अकेले ना खा जाएं खाना। इसलिए ये स्कूल जाते थे हमारे साथ। और स्कूल में ये सबके लाडले थे, जितनी टीचर, जितने बच्चे गोल मटोल थे ये खूब। और स्कूल जाके इनको सिर्फ एक काम था, एक खास खिड़की पे बैठे रहते थे, खूब चौड़ी खिड़की थी। उस खिड़की पे बैठ के ये दिन भर गिनते थे कितनी ट्रेन निकल के गई हैं पुल पर से। इनका सिर्फ ये काम था। और कपड़े गीले हो जाते थे 2-4, तो वो हमको शाम को साथ लेके जाते थे। वो बहुत लाडले थे सबके, बिकॉज हंसमुख बहुत था ये। फिर ये जिद थी कि स्कूल जाना है, तो राजी खुशी से हम लोग ले जाते थे। बहुत एंजॉय करा हमने। उसके बाद मालूम नहीं, हम लोग का शायद पापा का ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लोग गए गोरखपुर। गोरखपुर में घर जो था बहुत पास था रेलवे स्टेशन के, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन था, साफ़ सुथरा। और रोज़ शाम को हम लोग वहाँ तक घूमने जाते थे पैदल, कोठी के बहुत पास था। तो इनका एम्बिशन बदल गया उस वक़्त हो गया कि मैं तो इंजन ड्राइवर बनूँगा। इंजन ड्राइवर, रोज़ हम लोग फेंस पे खड़े रहते थे और ट्रेन देखते थे, इंजन को देखते थे,
फिर इनको इंजन दिखाया गया एक दिन, बॉयलर वगैरह उसका कहाँ बैठता है चलाने वाला। पूरा एम्बिशन था इंजन ड्राइवर। हम तो बात तक चिढ़ाते थे इनको कि तुम तो इंजन ड्राइवर बनने जा रहे थे। और वहाँ भी ये स्कूल हमारे साथ जाते थे। पता नहीं कितना पढ़े या क्या सीखा या क्यों स्कूल जाता था, अंदर से कुछ था इसमें कि मुझे स्कूल जाना है, कि वहाँ कुछ सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, ये लोग जाती हैं क्यों जाती हैं। बहुत शौक से स्कूल जाता था, कभी कोई फस नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब इसके बाद थोड़े दिन बाद हम लोगों को भेजा गया हॉस्टल, हम दोनों बहनों को। कॉन्वेंट स्कूल था, छोटे बच्चे थे हम सब 8-9 साल की उम्र में, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये स्कूल आए मम्मी के साथ 1-2 बार हम लोग को छोड़ने, हम भी स्कूल जाएंगे। मम्मी ने फिर सिस्टर लोगों से बात की वहाँ नन से कि भाई इनको हम अगर स्कूल भेजें तो कोई मुश्किल है? कहने लगे बिल्कुल नहीं। तो ये स्कूल जाते थे हमारे साथ। हम लोग काफ़ी चल के आना पड़ता था पहाड़ पे, नीचे उतरते थे, फिर स्कूल के लिए ऊपर चढ़ते थे। ये हमारे साथ स्कूल आए। फिर हम लोग को हॉस्टल में डाला गया, उसी स्कूल में हम बहनों को। इन्होंने फिर जिद कर ली कि हम तो स्कूल जाएंगे, जहाँ वो गई हैं हम भी वहीं जाएंगे। तो इनको हॉस्टल में रखा गया। आप मानेंगे नहीं, इतना लाडला था ये। वो नन्स इसको ऐसे पालती थी और बहुत चुस्त, गोल मटोल, घूमता बच्चों के बीच में लुढ़कता हुआ आता था। इनके अलग टाइम थे स्कूल में खाना खाने के, नहलाने धुलाने के, सुलाने के। सिस्टर्स इतनी अच्छी तरह इसको पालती थी, बहुत अच्छा था। रोज़ सुबह हम लोग देखते थे, जब बॉयज़ का सेक्शन अलग था, छोटे बच्चे थे बॉयज़, सिर्फ छोटे छोटे। एक दिन ये सुबह नहीं थे प्लेग्राउंड पे, जब हम लोग आए तो हम लोग चारों तरफ देखा, दोनों बहनों ने कहीं नहीं दिखे। तो सिस्टर से पूछा वेयर इज़ माई ब्रदर, तो थोड़ा सा उन्होंने हमको प्यार से बैठा के बताया कि योर ब्रदर इज़ सिक, ही गॉट सिक इन द नाइट, वी हैव पुट हिम इन द हॉस्पिटल and your mummy will be coming today, she will come in the evening. So when mummy came, we went to see him. अब सिस्टर्स ने सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब पता चला इनको एस्थमा का टच हो गया। वहाँ पे वो मिस्ट आती है, पानी आता है, बारिश आती है नैनीताल में, तो इनको स्कूल से जाना पड़ गया, नैनीताल छोड़ना पड़ा। बड़ा अफसोस हुआ। सिस्टर्स तो इतना मिस करती थी इसको, हम लोग भी मिस करते थे। तो ये वहाँ तक तो ये था। उसके बाद जब हम लोग छुट्टियों में घर आए तो अरविंद शर्मा थोड़ा बदल गए थे। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल में जाते थे, छोटा शहर था जहाँ पापा पोस्टेड थे। इन पे इन्फ्लुएंस आ गया था गांधी जी का, थोड़ा ये हिंदी का। हम लोग बिल्कुल बन गए थे अंग्रेज़। हम बहनें इतना हमें चिढ़ाता था, तुम लोग अंग्रेज़ हो, हम गांधी के वो हैं, क्या क्या सुनाता था, तिरंगा झंडा ये वो। हम लोगों को कॉन्वेंट में सब कुछ नहीं पता था। तो 47 में बाद में जब घर आए तो थोड़ा समझ आया। तो अरविंद शर्मा चेंज हो गए थे, हिंदी के बिल्कुल पेट्रियाटिक, नेशनल हिंदू, हिंदी बोलने वाले। हम लोग को चिढ़ाए, तुम लोग तो अंग्रेज़ी बोलती हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या होता है। ढेर कविता सुनाते थे इस पे, तिरंगा झंडा पे हम लोग को। पर बहुत चेंज हो गया था। Then he started growing. Then I think was it in the after partition, after Gandhiji's death, he was very small. We went to the station to see Nehru take the ashes to Allahabad. It went via that city where we were living. तो रात को स्टेशन गए हम लोग 2:30 बजे, ये भी गए देखने। स्टेशन पे मफलर वगैरह लगा के हम लोग सब देखा, वो बैठे हैं कलश लेके नेहरू जी ट्रेन में, तो इलाहाबाद के लिए। उसके बाद जब अगले साल हम लोग छुट्टी में जब फिर वापस आए सर्दियों में, तो ये थोड़ा और बदल गए थे, क्योंकि ये अब बेसिक प्राइमरी स्कूल में जाते थे। स्टूडेंट पढ़ाई में इतने अच्छे और पैशन हिंदी का, संस्कृत का धीरे धीरे सब शुरू हुआ। ये हॉस्टल में भी रहे कुछ दिन, क्योंकि फादर का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से, पढ़ते थे। तो नेक्स्ट सेलिब्रेशन फैमिली में हुआ कि इन्होंने हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया। फॉलोइंग ईयर रिज़ल्ट आया कुछ महीने बाद, तो पता चला हाईएस्ट मार्क्स ये लाए हैं दिल्ली में। हायर सेकेंडरी बोर्ड के हाईएस्ट मार्क्स अरविंद शर्मा लाए हैं। काफ़ी joyful jubilation in the family for this record, and
when he was in the school, I was also living in Delhi. We used to go to visit him very regularly, frequently, very regularly. तो इनकी एक दिन एक मैसेज आया फ़ोन से कि वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो इन्फर्मरी में हैं. उन्होंने मैसेज भेजा है कि जितनी किताबें घर में जीजा जी की एमए की बुक्स हैं वो हमारे पास पहुंचा दो. एमए की बुक्स हायर सेकेंडरी बोर्ड की पढ़ाई के लिए. इम्तहान से कुछ दिन पहले इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर हम लोग किताब लेके गए, तो इन्होंने एमए की बुक्स पढ़ी थी हायर सेकेंडरी बोर्ड के लिए. तो आप से अंदाज़ा लगाइए कि इनके दिमाग में क्या था. पढ़ने के लिए, पढ़ने का पैशन था, और बहुत अच्छी तरह, और वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी वेल. ही ऑलवेज स्पोक सॉफ्टली. दोनों भाइयों की कुश्ती लड़ाई कभी कभी होती थी, तो हम बचाने के लिए जाते थे बीच में कि मत. हो गया. तो अब उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक. ही वेंट टू Allahabad, to the Allahabad University, and there he made a record. He got, I think, 7 medals and 1 gold medal. And what I remember is from what the parents were telling us, that his father, our father, had received the same medals in 1938, and he got them in 1958. The same medals, same subjects, art subjects, and he scored. He stood first in the Allahabad University. From then on, he didn't look back. बचपन की इन यादों को सुधाधर जी ने बहुत ही रोचकता के साथ व्यक्त किया. अरविंद शर्मा जी के भ्राता कमलेश शर्मा जी ने भारतीय विदेश सेवा में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी. देश विदेश कई जगह अपनी सेवाएं प्रदान की. उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह अरविंद जी के जीवन में चिंतन, मनन, अध्ययन प्रविष्ट हुआ और इनके माता पिता और परिजनों का क्या योगदान रहा. आइए देखते हैं. बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बातचीत हमारे घर में चलती थी. हमारी माता जी जो थीं वो मेरे ख्याल से पहली शिष्या थीं स्वामी चिन्मयानंद की. 1950 और 1951 में जाके उन्होंने दीक्षा ली, और जितने उपनिषद पे भाष्य चिन्मयानंद जी ने लिखे हैं उनका अनुवाद हिंदी में उन्होंने खुद स्वयं किया. तो वो बहुत मानी पहचानी हुई हैं. उससे बढ़ के उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, परंतु एक पुस्तक उन्होंने लिखी उनको कोई 20 साल लगे होंगे. उसकी बहुत अच्छी कहानी है. उनको ये मालूम था कि ये एक प्रथा है, एक सुनी हुई कहानी है कि तुलसीदास जी ने तब रामायण शुरू की तो उसको संस्कृत में लिखना शुरू किया, और जब सरयू से नहा के वापस आते थे तो देखते थे कि पन्ने जो हैं उड़ गए हैं, बिखर गए हैं. तो उनको ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ वो कहना चाहते हैं. तो सुना है कि श्री रामचंद्र स्वयं स्वप्न आके उन्होंने कहा कि ये तो वाल्मीकि जी ने कर दिया है, आप लोक भाषा में कुछ लिखो. तो फिर उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, उसका प्रारंभ किया. तो पहले जो 2-4 उन्होंने पन्ने लिखे, वो लिखे सरयू पर स्नान करके जब आ रहे थे तो प्रथा है कि दूर से देखा कि रामकृष्ण और लक्ष्मण जी धनुष लेके उनकी कुटी के सामने जो उन्होंने लिखा है उसकी रक्षा कर रहे हैं. इसका मतलब ये कि वो कह रहे थे अब तुम ठीक रास्ते में आए हो. तो हमारी माता जी ने कहा कि अगर वो संस्कृत में लिखते तो जो संस्कृत के महावाक्य हैं वो सब हैं, वो लाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, परंतु लोक भाषा में कैसे बोलाएं, वो किस तरह लाए. तो उन्होंने एक लिखी है रामचरितमानस में उपनिषद, ये उस पुस्तक का नाम है. और वो खुद इतनी विद्वान थी कि वो पहचान लेती थी कि भाई ये जो
संदर्भ है ये वहाँ से है, यार ये जो लिखा गया ये कहाँ से है, क्योंकि घर चलाना था, सब कुछ चलाना था, ये करते करते उनको 15-20 साल लगे इसमें। उसका एक बहुत अच्छा एक कहानी उन्होंने मुझे बताई। वो वाराणसी में गए और वाराणसी में वो किसी को मिल रही थी हमारी माँ। तो जिनसे मिल रही थी उन्होंने कहा कि शीला शर्मा जी, आपके नाम से भी एक मैंने बहुत ही विशेष पुस्तक देखी है जिसका कि नाम है रामचरितमानस में उपनिषद। ऐसी तो किताब मैंने देखी नहीं। जब मैं व्याख्यान करने जाता हूँ तो उसको पढ़ के जाता हूँ और ये सब कह रहे हैं वो उनको पता ही नहीं कि हमारी माँ की लिखी हुई है। तो ये हमारा जो वातावरण जो था हमारे परिवार का, तो हमारे भाई के साथ, हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ, माताजी, पिताजी, ये मुझे बहुत याद है और आजीवन याद रहेगा कि अल्प उम्र के होते हुए भी हम लोग जो आध्यात्म की जो चीज़ें हैं उसमें हम लोगों का बहुत विश्वास था और हमेशा कुछ न कुछ बहस घर में लगी रहती थी। उर्दू, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 4 भाषाएं जो थी हमारे परिवार में अक्सर बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी। और उर्दू का तो उनका कि आप कहिए वो बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे, फिराक गोरखपुरी के। और किसी ने मुझे बतलाया कि फिराक साहब को हमारे पिताजी की कहते हैं क्रिटिकल फैकल्टी में इतना विश्वास था कि वो मुझे कह रहे थे कि एक बार फिराक साहब ने उनसे कहा, भाई एक शेर हुआ है, कश्यप को सुनाऊंगा। यानी कश्यप अगर सिर हिलाएगा तो मतलब शेर अच्छा हुआ है। और इतनी बढ़िया किताबें उर्दू की थीं, उर्दू में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और मैंने बहुत संभाल के उनको ठीक जगह पे उन सब किताबों को पहुँचाया है। संस्कृत तो खैर हमारे भाई साहब संस्कृत में माहिर थे, वो तो प्रोफेसर हैं संस्कृत के। किताबें संस्कृत की भी मैंने ठीक जगह पहुँचाई हैं। अंग्रेज़ी तो खैर मैंने कई दिनों रखी, मगर अब भी मैंने लाइब्रेरीज़ वगैरह को वो दे दी हैं। मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि हमारे परिवार में बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक तरह की एक वातावरण में रहता था। हमारे नाना जी थे, श्री गोपाल कृष्ण मिश्र जी थे, वो बलरामपुर के वज़ीर थे, बलरामपुर के। और उन्होंने 12 किताबें लिखी हुई हैं। कुछ तो आजकल मिलती भी नहीं, मगर एक उनकी पूरी लिखी हुई किताब है तपोभूमि। तो मैं उस नाम से ही बहुत आकर्षित हुआ, तपोभूमि। तो उस किताब को मैंने रिटायरमेंट होने के बाद पढ़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी किताब है। आपको ताज्जुब होगा कि वो किताब अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 1930 का जो हिंदुस्तान है, सब जगह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और अफ़गानिस्तान से लेके बंगाल, और पूरे में हर एक छोटी सी छोटी जगह में क्या क्या आपको मिल सकता है, जिसमें कि तप देखा गया है, जिसमें कि महापुरुष आपको मिलेंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई। और ये काम उन्होंने पता नहीं कितनी देर उनको लगी वो योगी ये करने में। ये अद्भुत एक काव्य है। हाँ, हमारी जो दादी थीं वो तो बहुत ही पहुँची हुई थी, वो योगिनी थी, ज्ञानी थी, और उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, गंगा के तट पे रहती थी और कंकड़ से दूर नहीं थी, तो आनंदमयी माँ से दूर नहीं थी, और
हरिद्वार के पास में ही रहा करती थीं और गेरुआ वस्त्र पहनती थीं, हमें कभी कभी मिलने आती थीं। मगर क्योंकि सन्यासिन थीं, क्योंकि उनके नियम थे कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, बेटे के घर पे भी नहीं रह सकते, तो वो आया करती थी। उनका मैं एक आपको किस्सा सुनाऊं जिससे आपको पता चलेगा कितनी पहुंची हुई थी वो। उनकी उम्र कोई मेरे ख्याल से 85 वर्ष की थी जब उनका अंत समय आया। तो 3 बजे उन्होंने, उनके साथ जो उनकी शिष्याएं थी वो सोया करती थीं, उनको सबको उठाया, 5-6 को। उन्होंने कहा अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझ में इतना जोर नहीं है कि मैं अपनी ताकत से मैं पद्मासन लगा सकूं, तो मुझे पद्मासन लगा के एक दीवार के साथ बैठा दो। तो वैसे वो बैठी और वो अचंभा पूर्वक वो लोग देख रही हैं 20 मिनट में, जिस तरह कहते हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है और सहस्रार से जाके प्राण निकलते हैं, वो कहते हैं स्वयं हमने आंखों से देखा कि जो सब चक्र हैं वहाँ से प्राण ऊपर आ रहे हैं, सारा उनका जो भेष था वो लाल हो गया। फिर कहते हैं ना पैल्पिटेशंस होने लगे स्कल के, और फिर उनकी आंखें बंद हो गई। ये आप ये कहीं सुनी है आपने ऐसी चीज़? तो आपने संस्कार की जो बात की, तो दोनों तरफ से हमारे जो संस्कार थे ये बहुत उच्च संस्कार हैं। हमारे दादाजी तो बहुत जल्दी गुजर गए, ये भी तो हमारी पहले ज़माने की, आजकल 70 साल की हम लोगों की उम्र हो गई है एवरेज एज। उन ज़माने में आपको ताज्जुब होगा 23 या 25 साल की थी। 23, आपको कितनी अचंभे की बात है कि कोई पैदा होए और 30 और 25 साल उसकी एवरेज एज हो। बल्कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए तब भी कोई इससे ज़्यादा कोई नहीं थी, क्या 27-28 होगी। तो हमारे दादाजी थे वो बहुत जल्दी वो गुजर गए थे। कमलेश जी ने आपके जीवन के बारे में बताया कि किस तरह आपका मानसिक संगठन हुआ और आप दर्शन की ओर उन्मुख हुए। बहुत जगह आपने बहुत विश्वविद्यालय में, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई लिखाई की। तो आप ये बताएं कि अच्छा विद्यार्थी होने के लिए क्या आवश्यक है और अच्छा शिक्षक होने के लिए क्या आवश्यक है? आप दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े रहे। ये तो किसी भी चीज़ में किसी प्रकार की क्षमता प्राप्त करने के लिए उसमें रस आना प्रधान तत्व है। रस से उत्साह होता है, उत्साह से आदमी प्रयत्न करता है, प्रयत्न से फल मिलता है, ज्ञान वृद्धि से फिर ज्ञान वृद्धि होती है। उपनिषदों में भी कहा गया कि रसो वही सहा। ये जो रस है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको निरंतर जोड़े रखती है। तो ये रस ही कैसे आए, इसी की प्रक्रिया आपसे जानना चाहते हैं। वैसे तो कठिन जटिल प्रश्न है कि रस कैसे आए। वो तो संस्कारों से आता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी कुछ इसमें इस विषय में कहा जा सकता है। वो ये है कि अगर हम लोगों के मन में कोई प्रश्न उठता है तो हम लोग उसको दबा देते हैं। और भी पक्ष हैं जीवन के जो हमें व्यस्त रखते हैं। जैसे हमने सोचा कि भाई दुख क्यों है दुनिया में, लोग एक दूसरे से झगड़ा क्यों करते हैं, हम क्यों सर्वदा कुछ और चाहना, कुछ और हमें मिले। एक किताब लिखो तो तुम दूसरा लिखना, हम दूसरा लिखना चाहते हैं। वो जो जिसके पास धन है वो और धन की इच्छा क्यों करता है। तो इस तरह जब प्रश्न उठता है
और उस प्रश्न को दबाया नहीं जाता, किंतु उसका पालन पोषण मैं कहूँगा किया जाता है। उसको झड़क नहीं दिया जाता कि इसको जब तक मुझको इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, जब तक इसका पूर्णतः समाधान नहीं होगा मेरे मन में। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर आदमी बनाए तो उससे अपने आप रस जो है उत्पन्न होता है। चूँकि आपने इतने सम्मेलन आयोजित किए और बहुत से सम्मेलनों में आपने प्रतिभागिता भी की है, तो आपने जो बताया कि वो लोग ज़्यादा योगदान करते हैं जिन्होंने संस्कृत रुचि के तहत पढ़ी है, तो इसका कारण क्या है कि किन विषयों की तरफ भाषा के रूप में या कथ्य तथ्य के रूप में उनकी रुचि रहती है, या संस्कृत के जो प्रभुत साहित्य, विज्ञान या जो संपदा उसमें बिखरी पड़ी है उस और रुझान रहता है? हाँ, नहीं, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो लोग पारंपरिक रूप से संस्कृत ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको इसमें इतना रस नहीं होता कि उसे बोलें, औरों के साथ उसका प्रयोग करें और उसको संभाषण की भाषा बनाए रखें और संस्कृत का प्रसार करें। और जो लोग रुचि के वश में आकर उसे सीखते हैं, वो औरों को सिखाते हैं, इन सम्मेलनों में आते हैं, संस्कृत भारती की सदस्यता ग्रहण करते हैं, कक्षाएं देते हैं संस्कृत की और संस्कृत में। संभवतः इसका एक कारण ये भी हो कि संस्कृत दुनिया की कई भाषाओं की जननी भी रही है और जो विश्व में कई भाषा परिवार हैं उनसे भी उसका बहुत अधिक जुड़ाव रहा है, और शब्द साम्य कहें या व्युत्पत्ति की प्रक्रिया कहें या इस तरीके के जो ग्रंथ जो मिलते हैं संस्कृत में, उनके अंदर जो मानव मनोविज्ञान की सूक्ष्मता पिरोई हुई है, उनको भले ही अनुवाद के माध्यम से जाना हो किसी ने या उनको पढ़ा हो, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। नहीं, भाषा शास्त्रियों को तो बड़ी रुचि है संस्कृत में, क्योंकि भारू यूरोपीय भाषाएं उनके प्रसंग में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। सब प्राचीन भावी यूरोपीय भाषाओं में तो बहुत तो अमृत भाषाएं हैं। संस्कृत को भी कुछ लोग मृत भाषा ही मानते हैं, जो लोग केवल पठनार्थ उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो मृत भाषा नहीं है। लेकिन इतने आश्चर्य की बात है कि हमारी सभ्यता की भाषा रही है, अभी भी है कई मानों में, और उसमें जो साहित्य है, हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं वो 2/3 संस्कृत में। कुछ लोग उनकी संख्या 30 लाख बताते हैं। मैंने बहुत सारा संस्कृत साहित्य तो पढ़ा ही नहीं गया है और एक एक ग्रंथ जो है वो पूरा क्षेत्र में ज्ञान परिवर्तन कर देता है। एक अर्थशास्त्र, एक नाट्यशास्त्र जो पहले नहीं था, तो हम समझते थे भारत में थी नहीं वो चीज़। यही कारण है कि संस्कृत न पढ़ने या न जानने के कारण लोग ये सोचते हैं कि ये सब कुछ बाहर से आया है या ये कुछ नया है। इसलिए आपने यहाँ भी संस्कृत अध्यापन किया है और विदेशों में भी किया है, तो किस तरह संस्कृत भाषा, साहित्य और उसके अध्यापन को लोकप्रिय बनाया जा सकता है? तो यहाँ मैंने इतना नहीं किया है जी। यहाँ तो मैंने अध्यापन नहीं किया है। बाहर विदेशों में भी संस्कृत का इतना अध्यापन नहीं किया है जितना कि आप कह सकते हैं जी। कि प्रचार करने का प्रयत्न किया है जी। क्योंकि मुझे इसे हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी संस्कृत के साथ व्याकरण जोड़ देते हैं। अच्छा, एक पक्ष तो ये बहुत अच्छी बात है,
संस्कृत के व्याकरण का अनुसरण करके तो भाषा शास्त्र जो है वो विकसित हुआ, ये सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, अगर सब नहीं जानते तो ये तो संस्कृत का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन मैं मानता हूँ कि संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। व्याकरण नहीं, भाषण के माध्यम से संस्कृत सीखनी सिखानी चाहिए। जब हम लोग और भाषाएं सीखते हैं तो उसी भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत को अधिकाधिक पढ़ाया जाए और बोलने के माध्यम से उसको लोकप्रिय बनाया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। संस्कृत का प्रधान स्थान होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। देखिए, ये भावना कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट है, ये एक भ्रांत धारणा है और इसके मूल में 2-3 तत्व हैं। एक तत्व तो ये है कि जिस तरह ये पढ़ाया जाता है, जिस तरह से संस्कृत पढ़ाई जाती है उसमें व्याकरण पर बहुत बल दिया जाता है शुरू में। तो इससे जो है लोगों का रस नहीं रहता भाषा सीखने में। तो मेरे भाई हैं, आप उनसे शायद मिली भी हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि हम लोगों को पहले दिन रामा रामो रमानी सिखाना चाहिए। पहले दिन सिर्फ बोर्ड के ऊपर तत्त्वमसि लिख के छोड़ देना चाहिए 2 मिनट। व्याकरण की जटिलता से, ताकि लोग घबरा न जाएं और ये जाने कि संस्कृत में ज्ञान है, तो फिर समझाया जाए कि त्वम क्या है, तत् क्या है और असि क्या है। इस तरह से, अथवा हमारे पढ़ने का क्या तरीका है, अस्ति स्तः सन्ति, इसको आप घोटा लगाइए, ये तरीका नहीं है, ये तरीका है अहम ब्रह्मास्मि। तो संस्कृत के ज्ञान से आप शुरू करेंगे, लोगों को रस आएगा कि भाई ये क्या बात है, तुम कौन हो, हम कौन हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि हम इस बात पर जोर नहीं देते, इस पर और भी बल देना चाहिए कि हम तो संस्कृत के शब्दों से अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से पहले ही से परिचित हैं। तो हमको संस्कृत में वो वाक्य रचना करनी चाहिए जिसमें हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी मातृभाषा में है। इस प्रकार लोगों को रस आएगा कि कोई संस्कृत कृत्रिम भाषा नहीं है, वो उसका हमारे जीवन से और हमारी अपनी भाषा से सगा संबंध है। तो ये तो बिल्कुल ही भ्रांत धारणा है, ये बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है। जिज्ञासा और उस जिज्ञासा का पूर्णतः समाधान और निरंतर चिंतन, ताकि या तो व्यक्ति उससे विरत हो जाएगा और या फिर वो रस अनुभव करने लगेगा, तो उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अगर प्रश्न आपको जटिल लगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु आपने उसकी जो जटिल प्रश्न तो अच्छे होते हैं आपने उसका बहुत समाधान अच्छा निकाला। आपने देश विदेश में जो अध्ययन करवाया है लोगों को, तो आपने छात्रों में क्या रुझान महसूस किया, छात्र छात्राओं में? छात्राओं में उन लोगों की पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य इतर सभ्यता में क्या नवोन्मेष हैं, इसको लेकर रुचि है। विशेषकर जो उच्च स्तर पर अध्ययन करते हैं कि इस प्रश्न का और संस्कृतियों ने, समाजों ने, सभ्यताओं ने क्या उत्तर दिया है। हमने ये निष्कर्ष निकाला है या हमारे समाज ने इस तरह से उसका समाधान, समस्या का समाधान ढूंढा है, औरों ने क्या किया है। और क्योंकि भारतीय सभ्यता ने जो प्रयोग किए हैं वो उन लोगों की दृष्टि से नए हैं, कुछ अपूर्व भी हैं,
तो इसलिए उनका उसमें रस आता है। कुछ लोग तो उसके अनुयायी बन जाते हैं, कुछ लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं, हालांकि वो आवश्यक नहीं है। आप संस्कृत भाषा, साहित्य या ये कहें जो प्रभुत्व संपदा संस्कृत में है, उनमें कौन सा तत्व आपको सर्वाधिक आकर्षित करता है? उसकी व्यापकता, थोड़ा और विस्तार। हर ज्ञान के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ मिलता है। तो भाषा जो है वो तो लोगों की होती है, तो लोगों की जिस भी चीज़ में रुचि होगी उसमें उस भाषा का प्रयोग होगा। हम लोगों में अध्यात्म में बहुत रुचि थी, तो अध्यात्म के जितने शब्द हमारी भाषाओं में मिलते हैं और भाषाओं में नहीं मिलते। आंग्ल भाषा, पाश्चात्य भाषाओं की रुचि पिछले 3-4 हज़ार वर्षों से विज्ञान में है, साइंस में है, प्रौद्योगिकी में है, टेक्नोलॉजी में है, तो उसके शब्द वहाँ मिलते हैं। तो हमारी जो संस्कृति थी उसकी भाषा संस्कृत थी, ये तो स्पष्ट होता है। उसमें भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि कई क्षेत्र की चीज़ें मिलती हैं। देखिए, इसका उत्तर तो उन पांडुलिपियों को पढ़ने से मिलेगा जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। वो 30 लाख। आप इन पांडुलिपियों के प्रचार, प्रसार, पठन पाठन के लिए क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? उसमें इतना कोई विशेष ज्ञान नहीं है। ये तो उसमें कई विद्वान निष्णात हैं क्षेत्र में, उनसे आप पूछें, लेकिन उनका अनुसंधान होना चाहिए, भाई इनमें क्या है, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका पठन पाठन होना चाहिए। क्या हम तो सोच भी नहीं सकते उनमें क्या निकलेगा। और भाषाओं में भी हैं, तमिल में भी हैं, तमिल, तेलुगु, खासकर कश्मीरी में अक्सर का मतलब शारदा लिपि में। तो हमारी सब भारतीय भाषाओं में, उसके लिए तो विशेष आयोग होनी चाहिए ना। भाई आपकी किताब है, आपके घर में पुस्तकालय है, इतनी पुस्तकें पढ़ी, आपने पढ़ी नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपके माता पिता ने लिखी, तो आप कैसे जानेंगे कि वो क्या जानते थे? एक बात अगर आप लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको ज्ञात होगा या प्रकाश में आएगी कि लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने भारतीय भाषाओं या भाषाओं को प्रमुख रूप से अपने अध्ययन का केंद्र बनाया तो उन्हें बहुत सीमित जगह ही नौकरी चाकरी मिलेगी, और अगर उन्होंने इस तरीके की आंग्ल भाषा या विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया तो उनके लिए वृत्ति के क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाएंगे। और ये बड़ी गंभीर बात है और समझने की बात है। कनाडा और अमेरिका को आप ले लीजिए, दोनों देशों में अंग्रेजी छाई हुई है, लेकिन कनाडा के एक प्रदेश में जिसको क्यूबेक कहते हैं, मूलतः फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। बहुत दिनों तक अंग्रेज़ी ने फ्रांसीसी भाषा को वहाँ पर भी, जैसे हमारे यहाँ, उनकी ही भाषा को दबा कर रखा। इसके विरोध में वहाँ एक राजनीतिक आंदोलन हुआ, उसने प्रदेश में सत्ता प्राप्त की, उसने एक विशेष नियम लागू किया। अब आप जाइए क्यूबेक में तो आपको सारे नाम जो हैं पट्टियों पर, वो पहले फ्रेंच में मिलेंगे, फिर इंग्लिश में मिलेंगे। आप किसी दुकान में जाइए, पहले आपसे वो फ्रेंच में बात करेगा, जब आप अगर नहीं समझेंगी तब वो इंग्लिश में बात करेगा। तो उन लोगों ने, फ्रांसीसी भाषियों ने प्रयत्न किया, प्रयास किया, और तब उनकी भाषा बची। जीपीएस हमारे यहाँ किस भाषा में है? जब हम लोग जाते हैं टैक्सी वाले, इंग्लिश में है,
क्यों नहीं है हमारी भाषाओं में? वहाँ तो फ्रेंच में है। ये जो धोखा दिया जाता है हम लोगों को कि भाषा ऐसी छाई हुई है कि आप तो आपको बच नहीं सकते, तो ये भ्रम भंग किया ना क्यूबेक ने। वहाँ सब काम पहले फ्रेंच में। तो जब हम लोग ये निश्चय कर लें, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि उनने जो इस विषय में नियम लागू किया वो हम लोगों को भारत में लागू करना चाहिए, हर प्रदेश में। भाई आप तमिलनाडु में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, तो पहले क्यों आदमी, और आप अगर उच्च स्तरीय वर्ग में गए या ऐसी दुकानों में गए जहाँ उच्च वर्गीय लोग जाते हैं, पहले अंग्रेजी में क्यों बोलते? तो जब हम लोगों में स्वयं इसका बोध नहीं होगा कि इसमें परिवर्तन आना चाहिए, वो लाना चाहिए, उसको लाया जा सकता है और वो राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करके लाया जा सकता है। आपने कनाडा का उदाहरण भी दिया, और दूसरी बात एक ये भी थी कि आपने स्वयं ये स्वीकार किया है कि वृत्ति के साधन जो हैं कोई विदेशी भाषा सीखने से या उनसे थोड़े व्यापक और बढ़ जाते हैं। उस दृष्टिकोण को भी कैसे वो किया जाए, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में हम देखें तो हमें रोजगार मूलक शिक्षा भी चाहिए। क्या मूलक शिक्षा? रोजगार मूलक शिक्षा भी चाहिए, ठीक है, वृत्ति मूलक शिक्षा भी चाहिए। या इस समस्या का समाधान कैसे करें? यदि कोई अंग्रेजी भाषा पढ़ लेता है तो सोचता है मैं दुनिया भर में कहीं भी नौकरी कर लूँगा। जो केवल भारतीय भाषा पढ़ेगा या जानेगा वो सोचेगा कि मैं पढ़ करके क्या पता मुझे यहाँ नौकरी मिले ना मिले। एक ये मैं युवा प्रतिनिधि के मन के तौर पर बात कर रही हूँ। तो जब काम उस भाषा में होने लगेगा तो फिर जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे किसी स्थान प्राप्ति के लिए, तो आपकी परीक्षा जो होगी तो उसी भाषा में होगी जो उसमें प्रयुक्त होती है। तो प्रशासन भाषा वही होनी चाहिए। तब प्रशासन में जो प्रवेश है वो आपकी भाषा से होगा। तो ये पूरा तभी इसीलिए वो लाया गया नियम। अब जब आपका प्रदेश का काम, देखिए हमारी जो प्रदेश ऐसा है जो इसके लिए क्रांति चाहिए, वो क्रांति होनी चाहिए। क्रांति में प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत इनका सामंजस्य होना चाहिए। पहले प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए और भारत के स्तर पर संस्कृत को मिलनी चाहिए संघीय भाषा के रूप में। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया है ये बहुत मौलिक है और विशाल है। और जब हम संस्कृत लेके इस विषय में बात करते हैं तो संस्कृत की जो भूमिका होगी इस परिवर्तन में, उसको लेकर चिंतन करना पड़ेगा। जब वो परिवर्तन आएंगे तभी और भाषाएं आएंगी। तो देखिए लोग ये कहते हैं कि भाई और भाषाएं आवश्यक हैं आवश्यक। तो नॉर्वे में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और जर्मनी में भी पढ़ाई जाती है। जर्मनी की जगह नहीं पढ़ाई जाती और वहाँ साइंस भी उन्हीं भाषा में पढ़ाई जाती है। आप किसी भी देश की तरक्की के महत्वपूर्ण सूत्र किन्हें मानते हैं? अपनी भाषा का तो बहुत बड़ा योगदान। भाषा प्रौद्योगिकी नहीं, देखिए आप जब किसी विदेशी भाषा को वो प्रमुखता देते हैं जो भारत में अंग्रेजी को दी जा रही है, तो आप ऐसी अवस्था बनाते हैं जिसमें एक उस देश का वासी अपने को उसी देश में विदेशी अनुभव करने लगता है। देखिए एक बड़ा भारी प्रश्न है हमारा, बड़ा गंभीर विषय है।
और इस पर बहुत मतभेद भी हो सकता है, मैं अपना मत प्रकट करता हूँ। देखिए, एक मूल प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोगों ने अभी सोचा नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि शायद बिना सोचे उसके कोई हल निकल आएगा। ऐसा होता है जीवन में, हम सोचते हैं ये समस्या है लेकिन उसका हल अपने आप निकल आता है। हम इस आधार पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुश्किल है ऐसा होना। प्रश्न यह है कि हम पिछड़ गए, विशेषकर हम पिछड़ गए हैं विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से, और भी क्षेत्र हो सकते हैं। और ये जो ज्ञान है जिसका हमारे पास अभाव है हमारी अपनी भाषाओं में, जबकि संस्कृत में आप देखें तो प्रभुत्व रूप से पहले मिलता है और पांडुलिपियों में भी सुरक्षित है। वो तो बात की बात है। तो प्रश्न ये है कि ये जो आजकल जो पाश्चात्य देशों के पास है इन विशेष क्षेत्रों में हमसे अधिक प्रवीणता, गुणवत्ता जो कुछ भी हो, वो हम कैसे पाएं, उसको अपना कैसे बनाएं। एक वर्ग ये सोचता है, कहता नहीं है, लेकिन जितने काम वो करता है वो इसी दिशा में है कि सबको अंग्रेज़ी पढ़ाओ, कोई यूरोपीय भाषा पढ़ाओ, मूलतः फिर अंग्रेज़ी हो जाती। तो अंग्रेज़ी जब सब सीख जाएंगे तो उनको पहुँच हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये सब जो ज्ञान है उसको भारतीय भाषाओं में लाओ। इससे अलग, इससे अन्यथा कोई तो मुझे उपाय नहीं दिखता उसको पाने का। तो आप ये मानते हैं कि अपनी भाषाएं या भाषा या संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी जाए तो अपने देश में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दूसरी भाषाएं पढ़ने से अन्यत्र भी रोजगार के अवसर खुले रहेंगे? मैं मानता हूँ कि इस विषय में साफ और सीधा निर्णय लेना चाहिए कि हम इन दोनों पक्षों में से किस पक्ष को अपनाएंगे। मैं इस पक्ष में हूँ कि हम उस ज्ञान और उस प्रौद्योगिकी को अपनी ही भाषाओं में, अपने लोगों तक, उनकी ही भाषाओं में उन लोगों तक पहुंचाएं जैसा कि यूरोप में होता है। तो इसलिए उस सब ज्ञान को हमारी भाषाओं में लाना होगा। अब ये कैसे हो? ये सिद्ध बात है कि अगर एक भाषा में आप एक भारतीय भाषा में किसी का अनुवाद कर देते हैं तो अन्य भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद बड़ा सरल हो जाता है। अनुवाद से अनुवाद कर लेते हैं लोग, बड़ा सरल हो जाता है। और मुझे प्रौद्योगिकी के विद्वानों ने, खासकर संगणक शास्त्र, कंप्यूटर साइंस के विद्वानों ने बताया है कि पहला अनुवाद अगर संस्कृत में किया जाए तो उसका कोई प्रावैधिक यानी तकनीकी लाभ भी है, और संस्कृत से सब भारतीय भाषाओं में फिर तो इससे आपका पूरा जो है प्रारूप जो है स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना चाहिए। सरकार को तय करना चाहिए कि अगले 15-20 वर्षों में जो चल रहा है वो चल रहा है। हम ऐसी योजना बनाएंगे कि जो ये ग्रंथ हैं इन क्षेत्रों में जो हमारे लिए आवश्यक है उनका हमारी भाषा में अनुवाद होगा। सीधी बात है। आप कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लेखन तो आपके जीवन का प्राणभूत हिस्सा है ही। तो आपकी लेखन यात्रा कब शुरू हुई और आपने कब से? लेखन यात्रा मेरी शुरू हुई जब मैं स्नातकोत्तर स्नातक के रूप में काम कर रहा था। यानी जब पोस्ट ग्रेजुएट
स्टडी है। तो जो पीएचडी की पदवी है, जब मैंने ये निर्णय किया कि संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़ में मैं प्रवेश लूँगा और उसमें हिंदुइज्म मेरा मुख्य विषय होगा, हमारा अपना धर्म, और उसमें मैं पदवी प्राप्त करूँगा। उसके बाद मुझे ईश्वर इच्छा काम मिल जाएगा। तो उस क्षेत्र में बहुत कम जगहें खाली होती हैं संस्कृत और हिंदू धर्म आदि के अध्ययन के क्षेत्र और तुलनात्मक धर्म के। तो मुझे ये लगा, देखिए अर्थशास्त्र में तो लोग कम पढ़ते हैं स्थानों की तुलना में। उनकी आप जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं उनमें जाइए, उल्टा मामला है, स्थान ज़्यादा हैं लोग कम हैं। इनमें लोग ज़्यादा होते हैं, स्थान कम होते हैं। तो मुझे किसी प्रकार की विशिष्टता दिखानी होगी। तो जो काम लोग अक्सर पीएचडी डिग्री प्राप्त करके करते हैं, वो मैंने सोचा मुझे शायद पहले शुरू करना होगा। और वो ये है कि मैं ज्ञान पत्रों को लिखूं और उनको प्रकाशित करूं। तो कब आपको प्रकाशित पुस्तक देखने का सुख मिला और उसके बाद कब कौन से ग्रंथ आपने लिखे? मैंने अर्थशास्त्र में जब स्नातक, तो स्नातकोत्तर होगा ना, एमए की जब पदवी प्राप्त की, तो मैंने उसके लिए एक शोध ग्रंथ लिखा, छोटा सा शोध ग्रंथ जो था, उसका शीर्षक था इंडिया हिंदू स्क्रिप्चरल वैल्यू सिस्टम एंड इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इसमें वो संकेत देख सकते हैं कि मेरी रुचि जो है वो आ रही थी धर्म की तरफ, इसके शीर्षक से। तो उसको मैंने छपवाया, वो छप गई। फिर विशिष्टा वेदांत पर मैंने एक पुस्तक अपने लेखों को जोड़कर लिखी, वो भी छप गई। मुझे शुरू में ज्ञान लेख लिखने में अधिक रुचि थी, पुस्तक छापने से। ज्ञान लेख, ज्ञान पत्र हम कहते हैं। तो जब एक बार शुरू हुई तो हम लोग का तो काम ही है क्षेत्र में। मैंने आपकी पुस्तकों का अवलोकन किया, ज़्यादातर पुस्तकें अंग्रेज़ी में हैं। अगर उनके अनुवाद भी प्रकाशित हों तो वे और जनव्यापी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी पुस्तकों में एक दर्शन तत्व है, वो भी प्रमुखता से है। कि ये जो मैंने आपको आवर रिलीजन्स किताब का बताया था, पहले उल्लेख किया था, मेरी प्रिय प्रकाशित पुस्तक है। उसका अब तक जर्मन में अनुवाद हो गया है, उससे पहले इटालियन में अनुवाद हो गया था, और चीनी भाषा में एक अनुवाद हो गया है चीन में, और दूसरा ताइवान में, और अब उसका अनुवाद कोरियन में भी हो गया है, हिंदी में नहीं हुआ। क्षमापूर्वक एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आप संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कहते हैं, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, तो आप तो इन पुस्तकों को मौलिक रूप से भी हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में लिख सकते थे, हालांकि उनका इतना दुनिया भर में प्रचार प्रसार संभवतः ना हो पाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्र है मेरा, वो असल में तो है तुलनात्मक धर्म मीमांसा, कंपैरेटिव रिलीजन।
और वो हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता भारत में। तो जब भी मैं भारत आने की सोचता था, यहीं पे रोड़ा रुक जाता था। यानी कि अब कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ाएं, और वहाँ पर इस क्षेत्र में जो पहचान थी वो बढ़ती गई। तो मैंने सोचा कि यही करना पड़ेगा, पहले अंग्रेज़ी में लिखो फिर उसका अनुवाद हो। हालांकि मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि हम लोगों को अपनी भाषाओं को इस स्तर पर लाना है, उनमें इस तरह की पुस्तकें प्रकाशित होने की संभावना बनाना है कि हम अंग्रेज़ी भाषा के बजाय उनमें लिख सकें और उससे ख्याति प्राप्त कर सकें। आप काव्य लेखन की ओर भी या कोई और चिंतन से संबंधित बात आप कहना चाहें और मैं न पूछ पाई हूँ? नहीं, ये जो आपने भाषा का विषय उठाया है, हम तो अभी ये पहली बार मैं इस बात को ऐसे प्रसंग में कह रहा हूँ जहाँ इसके सार्वजनिक होने की आशा है। जब ये दिखाया जाएगा, आप कहें तो न करें सार्वजनिक? नहीं, ऐसा ना हो, बल्कि सार्वजनिक हो तो अच्छा ही है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहीं मैं इसको भी कह नहीं पाया हूँ इस तरह से। तो इसी का किसी प्रकार से कुछ ऐसा निरूपण हो कि अधिक लोगों तक पहुँचे। इस प्रश्न को स्पष्ट कर देना चाहिए थे। हम लोग इसका प्रतिविज्ञान नहीं कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये प्रश्न है, क्योंकि ये हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है उस पर बड़ा आघात करता है। इसको कहना ही कि अंग्रेज़ी हम पढ़ें, इसके लिए सब लोग कुछ खलता है ना मन में। आपके हिसाब से या आपके अनुसार भारतीय पाठ्यक्रमों को कैसा होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि कभी आपने देश में आने की सोची भी, तो आपको ये लगा कि तुलनात्मक अध्ययन का यहाँ पर पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। ये तो अभी मैंने, जब मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में था अभी, तो वहाँ मैंने ये पढ़ाया, एक उसमें पाठ्यक्रम तुलनात्मक धर्म मीमांसा पर। तो हम लोग ने इसीलिए ये काम किया कि इससे भारत में और जगह भी इसको पढ़ाने का प्रक्रिया शायद प्रारंभ हो जाए, लोग इस पर ध्यान देने लगे। तो मैं तो सोचता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि ये विषय भारत के लिए एक नैसर्गिक विषय है। सब धर्मों का अध्ययन करना हमारे महारथियों ने कितना किया है, राजा राम मोहन रॉय ने कितना किया है, महात्मा गांधी ने कितना किया है। अरविंद जी, आपने कहा कि कई बार आपने आने की भी सोची, तो देश के पाठ्यक्रम आपको इस तरह के लगे कि कहाँ तुलनात्मक धर्म मीमांसा इत्यादि पढ़ाई जाती है। तो आप ये बताएं कि हम अपने पाठ्यक्रमों को कैसे समृद्ध और सशक्त कर सकते हैं? देखिए, ये पाठ्यक्रम तक तो हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि ये नीति का विषय है। और दुर्भाग्यवश भारत में ये धारणा बन गई है कि यदि हम धर्म विषयक कुछ भी कहीं पढ़ाएंगे, आदिविद्य रूप से भी, एकेडमिक रूप से भी, तो उससे हमारा जो, ऐसा करने से हम सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर रहे हैं को पढ़ाने से, और ये बिल्कुल निर्मूल है। भारत को छोड़ के और देशों का नाम लें आप जो कि धर्मनिरपेक्ष हैं, आप किन का नाम लीजिएगा? यूके का नाम लीजिएगा,
यूरोप के देशों का नाम लीजिएगा, शायद कनाडा का नाम लीजिएगा, यूएस का नाम लीजिएगा, इन सब जगहों पर तुलनात्मक धर्म मीमांसा पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जा रही है पिछले 50 वर्षों से बराबर। अगर आपको पाठ्यक्रम के चालन संचालन का मौका मिले अपने देश में, तो आप उसमें क्या सम्मिलित करना पसंद करेंगे? उसमें ये एक तो संस्कृत को अगर अनिवार्य बनाया जाए तो उससे बहुत लाभ होंगे, और इसको जो है इसका प्रवेश कर देना चाहिए पाठ्यक्रम में। देखिए, हम लोग समझते नहीं हैं कि जब हम लोग किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत सारे हिंदू मुझसे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे जो हिंदू के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो हम इस भ्रम में हैं कि अगर वो इसके बारे में जान जाएंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। बात अभी गड़बड़ाई हुई है। क्यों? अगर मैं आपके सामने क्रिश्चियनिटी का नाम लूँ तो आपके मन में क्या भाव उठता है बताएं? कुछ तो उठता है ना, कुछ तो ख्याल आता है जीसस के बारे में, कुछ तो ख्याल आता है कि हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग थे 70-75 साल पहले, वो इसी धर्म के अनुयायी थे। ये सब भाव और विचार, बल्कि मेरे मन में ये भाव आता है कि हमारे धर्मों में इनमें क्या समानता और क्या विभिन्नता है। हाँ, हो सकता है, या कि ये हमारा धर्मांतरण करना चाहते हैं। इसी तरह नहीं, औरों के मन में आ सकता है ना। इसी तरह जब हम कहते हैं इस्लाम, तो आपके मन में कोई भाव और भावना तो आती है और विचार भी आता है। तो जब हम ये समझते हैं कि कोई आदमी इस्लाम के बारे में नहीं जानता, हिंदू के बारे में, हमारे धर्म हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता, तो ये अच्छी बात है, वो इनसे दूर रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके मन में इन धर्मों के बारे में भ्रांत धारणाएं हैं। वे दूर होंगी अगर जान लेंगे तो। वो दूर होंगी अगर वो जान जाएगा। ये नहीं है कि अगर वो पढ़ेगा तो ये भ्रांत धारणाएं उसके मन में डाल दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत है, जो हैं वो निकल जाएंगी। ये कोई समझता नहीं है, इसलिए घबरा जाते हैं लोग। आपकी प्रिय पुस्तकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत के कौन कौन से ग्रंथ आपको प्रिय लगते हैं, और अन्य भाषाओं के भी जो आपको पसंद हों? मेरे अपने, आपके अपने तो खैर प्रिय होंगे ही, परंतु मैं सामान्य बात कर रही हूँ कि हाँ, एक पुस्तक है, द वर्ल्ड्स रिलीजन उसका नाम है, और उसके लेखक हैं ह्यूस्टन स्मिथ। तो ये पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं अनेक भाषाओं में। इसका भी हिंदी भाषा में अनुवाद नहीं है, उर्दू में भी हो चुका है। यानी एक ऐसी हमारे, पता नहीं कैसा दृष्टिकोण है हमारा, हो गया है धर्म की ओर, धार्मिक पुस्तकों की ओर, धर्म ग्रंथों की ओर, और आदिविद्य क्षेत्र दृष्टिकोण से लिखे गए धर्म विषयक ग्रंथों की ओर। और संस्कृत के कोई प्रिय ग्रंथ यदि आपके हों, जिनको आपने पहले या छात्र जीवन में या पढ़ा हो या पढ़ना पसंद करते हों, या जिनका आपके जीवन पर प्रभाव हो? वो तो संस्कृत में जो तुलनात्मक धर्म है, तुलनात्मक धर्म मीमांसा का आधुनिक स्वरूप यदि आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो लगभग 40 पृष्ठों में गोविंद चंद पांडेय जी ने अपनी पुस्तक एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उसमें निरूपित कर दिया। गोविंद चंद पांडे जी
दोनों क्षेत्रों में निष्णात थे, पाश्चात्य ज्ञान में और हमारे अपने भारतीय शास्त्रों में, ज्ञान में। उनके विषय में कहा जा सकता है कि उभय तट विहारी यस्य वैदुष्य पोता। आपने काव्य संसार को भी बहुत समृद्ध किया है। संस्कृत के साथ साथ शायरी में भी आपकी बहुत रुचि है और बहुत जगह आपने प्रस्तुतियाँ भी दी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए संस्कृत और उर्दू में कोई कवि पाठ यदि आप करना चाहें। तो संस्कृत, मेरा जो पहला प्रकाशित ग्रंथ है वो संस्कृत में है। वो 20 की आयु से पहले छप चुका था आगरा में, और उसका शीर्षक है कमलावली। उसका पहला श्लोक में सुनाता हूँ आपको, आशा है आपको रास आएगा। नलिनीव मसी पत्रम तत् पुंडरीक राशिवत मम लेखन कर्मात्र सिता सिताब्ज गुम्फनम। शोभनम। उर्दू में मेरा अपना प्रिय एक श्लोक वो भी सुना दीजिए कि यूयम वयम वयम यूयम। अच्छा, इससे पहले कि मैं संस्कृत छोड़कर उर्दू की तरफ आऊँ, मैं ये भी आपको दिखा दूँ कि संस्कृत में भी उर्दू जैसा प्रभाव रखने वाले, उर्दू शेर जैसा प्रभाव रखने वाले श्लोक भी विद्यमान हैं। बहुत है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो गज़ल में जो वक्रोक्ति या जो शैली मिलती है वो संस्कृत का सामान्य तत्व है। तो लेकिन देखिए, तो उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयोः किम जातम अधुना येन यूयम यूयम वयम वयम वयम। वाह। और आपको एक कथा सुनाता हूँ अपना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्रिय है, अपना ही है यद्यपि, कि अगर हम तुम फिर मिले होते तो इस राष्ट्र को अफशा करते। अगर हम तुम फिर मिले होते तो इस राज को अफशा करते। तुम भी खुश न थे बेवफा होकर, हम भी खुश न थे वफा करके। और कुछ? किसी पे भी खुदारा ऐसा सितम न हो कि जख्म तो भर जाए मगर दर्द कम न हो। किसी पे भी खुदारा ऐसा सितम न हो कि अश्क तो ढल जाए मगर आँख नम न हो। आप बहुभाषाविद हैं। आपने संस्कृत और उर्दू में कविता प्रस्तुत की। हिंदी में भी यदि हमारे दर्शकों के लिए कोई कविता प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटी सी कविता है, नीड और विहग। कहाँ नीड और कहाँ विहग, किंतु नहीं रख सका अलग। द्यावा पृथ्वी का अंतराल, यद्यपि अनंत यद्यपि विशाल। कहाँ प्रेयसी तुम और कवि में, लेकिन फिर भी कोई बंधन है। दो हृदयों का सूक्ष्म तार, चाहो तो कह लो उसे प्यार। जो संस्कृत की वैचारिकी है या जो दर्शन है उसका भी इस कविता पर बहुत प्रभाव है, बहुत असर है। कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि आप कहना चाहते हैं और मैं ना पूछ पाई हूँ तो स्वागत है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता था कि हमारे यहाँ बार बार ये प्रश्न उठता है कि अन्य भाषाओं को हम मातृभाषा के बाद कब कक्षा में लाएं। मुझे पता चला है कि यूपी में और बिहार में अंग्रेज़ी 3 या तीसरी या चौथी कक्षा से ही पढ़ाई जाने लगी है। और ये प्रश्न है, अगर संस्कृत भी पढ़ानी हो तो किस कक्षा से पढ़ाई जाए, प्रारंभ किया जाए। तो वो अलग विषय है संस्कृत वाला।
लेकिन इसमें जो मलाइशिया और सिंगापुर का अनुभव है वो बड़ा लाभदायक है। उन्होंने अंग्रेजी को बहुत आगे उसको प्रविष्ट करा दिया। संस्कृत अपनी आंग्ल भाषा का प्रवेश अपने पाठ्यक्रम में उन्होंने पहली या दूसरी कक्षा के बाद ही शुरू कर दिया। पहले? हाँ, पहले शुरू किया उससे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको बदला और अब छठी या सातवीं के बाद अंग्रेज़ी लाई जाती है। उन लोगों ने ये देखा कि अगर इन दोनों भाषाओं को इतनी जल्दी हम लोग लाते हैं और पढ़ाने का विषय बनाते हैं तो जो विद्यार्थी है वो दोनों भाषाओं में अक्षम रह जाता है। पहले उसको अपनी मातृभाषा में सक्षम हो जाना चाहिए और फिर उसको दूसरी भाषा सीखनी चाहिए। संस्कृत के विषय में ये लागू हो या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि संस्कृत का जो शब्द सामग्री है, शब्दावली है, और जो भारतीय भाषाओं की शब्दावली है उसमें इतना तारतम्य है कि किस समय संस्कृत लाई जाए वो अन्वेषण का विषय है। आपको ये बात मैं बताऊं और आपको अचरज भी होगा, मेरे बचपन में आंग्ल भाषा छठी कक्षा से पढ़ाई जाती थी और शुरू से हिंदी मातृभाषा और संस्कृत काफ़ी पहले आरंभ हो जाती थी। बच्चों का रुझान उस ओर करने के लिए प्रार्थनाओं में या इस तरीके की सभा गोष्ठियों में जो पाठशाला के हिस्सा होती हैं, या श्लोकों के माध्यम से, सुभाषितों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, या संस्कृत के बाल साहित्य के माध्यम से भी प्रवृत्त किया जाता था छात्र छात्राओं को। आप हमारे प्रसारण कक्ष में आए, आपने इतनी प्रभुत जानकारी हम सबको दी, उसके लिए आपका जितना धन्यवाद मैं ज्ञापित करूं उतना कम है। एक छोटी सी मुलाकात जो एक दर्शन शास्त्र की संगोष्ठी में हुई, वो तत्व और चिंतन के इस फलक तक पहुंचेगी, ये तो आपके सहयोग का ही असर है, प्रभाव है। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ इसके, जैसे आपने कहा उसके एकदम बाद, जिससे एंड करना चाहिए। जी। मैंने आपका नाम लिया बड़े नाज के साथ, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।